को अटेम्प्ट कर रही है। Excuse me, sir. यस। तो ये नीचे के क्वेश्चंस जो हैं 10 ये दिख नहीं रहे। ओके ओके, अब ठीक है। यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ये क्वेश्चंस जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी से फटाफट। सर 10th वाले क्वेश्चन के आगे के ऑप्शंस नहीं दिख रहे। ओके, अब ठीक है। यस सर। ओके, आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन सारे के सारे। सर लास्ट के क्वेश्चंस विजिबल नहीं है। 19। सर लास्ट के 26 वाला आधे दिख रहे ओके ओके, ठीक है। हैं। यस सर, थैंक यू।
जो बच्चों आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो, आप ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस है, जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ये आपको अभी सॉल्व करने हैं, क्योंकि आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, देन अपना नया चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो स्टार्ट करेंगे। ये आपको जैसे ही आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो आप थोड़ा बहुत सोचोगे कि भाई हमें ये चैप्टर्स आने लग गया है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस इस जो ये चैप्टर है इसमें से पुटअप होंगे, ठीक है। तो मे बी जिस बच्चे ने मतलब 30 में से 25 क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए होंगे, तो मे बी उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो बहुत इजी है, लॉजिक है, कोई इसमें मतलब कोई रटने वाला कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। क्या सॉल्व किए सभी ने? नो सर, अभी सर थोड़ा लेफ्ट में कर दीजिए सर। देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन ठीक करे कितने नहीं करे हैं, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। तो ये आपका एक सरप्राइज टेस्ट की तरह ही इसको लीजिए। मैं 6:40 पे मैं आपको इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। आपके पास 4 मिनट और। सर ये स्टार्टिंग वाला पेज नहीं दिख रहा। कोई नहीं, आपने ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने? सभी ने कर लिए? जो क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक है ये सभी ने सोल्व कर लिए? नो सर। करो। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट पेज पे फिर दोबारा से लेके जाऊंगा, आप जिसका नहीं होगा वो उसमें से देख लेगा। तो पहले ये सॉल्व कीजिए वाला पेज, बहुत इजी है। कुछ टर्म्स है हमारे पास जो नहीं है, इस जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 2-4 ही टर्म्स है जो हमारे पास नहीं है, बाकी सब आपको पता है। ये जो क्वेश्चंस है ये मिक्स है थोड़े से, एग्जैक्ट पॉइंट के नहीं है इस चैप्टर के अंदर से, लेकिन जितना भी मैंने आपको समझाया है ये सब उसके अंदर से है, या फिर 11th क्लास का थोड़ा बहुत पार्ट है इसके अंदर।
चलो बेटा ये पार्ट हो गया होगा शायद आपका 20 से लेकर 30 तक, है ना? सर जस्ट 2 मिनट। बेटा ऐसे तो टाइम निकलता जाएगा ना। एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको 15 सेकंड ही देने थे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है इनमें। हो गया ये वाला 20 से लेकर 30 तक? यस सर। ओके, देन आपको मैं दोबारा से पेज दिखाता हूँ, जिसका नहीं हुआ वो आप देख सकते हो जल्दी फटाफट। हो गए भाई, स्टार्ट करें? Yes, sir. ओके, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या आंसर लगाया आपने? कौन सा पार्ट हो सकता है प्लांट का जो मतलब मोस्ट सुटेबल हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए? क्या रूट हो सकता है? सर क्या स्टेम। लीफ हो सकता है या बल्बिल हो सकता है या स्टेम। स्टेम हो सकता है? किस किस को डाउट है इस वाले क्वेश्चन पर कि स्टेम नहीं होगा? देखो बल्बिल तो आप लोगों को पता है। देखो बल्बिल क्या होता है? बल्बिल मैंने आपको बताया है कि जो ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम जो ये लीफ है, ये इस वाले पार्ट को हम एक्साइल बोलते थे। यहीं पे ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो बल्बिल होता है ये फाउंड होता है सिर्फ कोला, COLA, कोला। मैंने एग्जांपल्स आपको बता रखे हैं, ठीक है, ठीक है। क्लोरोफाइसी, ठीक है, ये क्या है?
ऑक्सैलिस, लिली, एगोवा प्लांट्स में इसमें बल्बिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि मोस्ट सुटेबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज स्टेम। स्टेम में क्या होती है, बर्ड्स होती है, इस वजह से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन ब्रायोफाइलम द वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाय, क्या है आंसर, लीफ। लीफ, सही है। तो सेकंड का आंसर है थर्ड, सी, लीफ है। इसमें कोई किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए, ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। थर्ड पे आते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज मोस्ट रैपिड। देखो मोस्ट रैपिड, एक यहाँ पे एक टर्म दे दी उन्होंने कि मोस्ट रैपिड कौन सा हो सकता है इनमें से, आइकॉर्निया। सर सी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वाटर हाइसिंथ, बिल्कुल सही बोला। देखो जो ट्रापा होता है, जो हाइड्रिला होता है, जो वर्सिनिलिया होता है, ये जो तीनों के तीनों है, इसके अंदर सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस चालू रहते हैं, ठीक है। कभी वो सेक्सुअल के थ्रू रिप्रोड्यूस कर जाएगा, कभी एसेक्सुअल के थ्रू रिप्रोड्यूस कर जाएगा। लेकिन जो इकोर्निया है, इकोर्निया के बारे में स्पेशली आपने पढ़ा हुआ है कि ये टेरर ऑफ बंगाल के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, ये जो ये प्लांट है, ठीक है। इस वजह से मोस्ट रैपिडली होता है। फोर्थ पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल, मैंगो। मैंगो। बिल्कुल सही, मैंगो। बिल्कुल सही जवाब है मैंगो। क्योंकि बाकी के बाकी कैसे होते हैं, ये आर्टिफिशियल नेचुरली होते हैं। ये जितने भी जो ऑप्शन देख रहे हो आप, ये कैसे होते हैं, ये नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने आप को प्रोपेगेट करवाते हैं। देखो एक टर्म्स है इसमें, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर, कैसे होते हैं, होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस या एस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। सर हेटेरोस्पोरस। देखो आपको पता है ना कि आपको पता है ना कि होमोस्पोरस क्या होता है और हेटेरोस्पोरस क्या होता है। डिफरेंट टाइप के गैमेट्स को हम बोलेंगे हेटेरोस्पोरस और सेम वाले को बोलेंगे हम होमोस्पोरस। तो सिंपल सी बात है, जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसा है, हेटेरोस्पोरस, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। यस, हेटेरोस्पोरस बोलते हुए गैमीट्स और स्पोर्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे ही क्या बोलते हैं इवोल्यूशन आया, इवोल्यूशन का मतलब देखो सबसे पहले जो प्लांट थे वो एल्गी था, एल्गी से बना ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटो से बना टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से बना जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म पे पहुंचे हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करो चलना, यहाँ से स्टार्ट करोगे चलना तो क्या होगा कि यहाँ तक तो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती थी, ठीक है। ये स्पोर्स आगे जाके गैमेट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, इवोल्यूशन हो गया उनका, ठीक है। तो एक टर्म है बस ये कि भाई होमोस्पोरस होगा या हेटेरोस्पोरस होगा। हेटेरोस्पोरस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, ओके ओके सर। ओके, उनको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, देखो द स्टेम ब्रांच यूज्ड इन लेयरिंग, क्या कर सकते हैं, यंग ब्रांच। यंग ब्रांच। देखो यहीं पे आप थोड़े से मार खा गए हो, मैं आपको बताता हूँ इसका। देखो मैंने आपको बताया, हार्ड बेसल देखो मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कटिंग के बारे में बताया था, लेयरिंग के बारे में बताया था एंड ग्राफ्टिंग के बारे में बताया था, ठीक है। कटिंग में मैंने क्या बताया था भाई, स्टेम का कोई सा भी पार्ट काट के उसे दोबारा से अंडरग्राउंडली और ये नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेयरिंग में क्या है, लेयरिंग में क्या था कि जो प्लांट है उसका जो ये पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है लीफी शूट जो है, ठीक है, उसको हम पकड़ के नीचे ग्राउंड से निकाल के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। देखो जो इसमें दे रखा अपर ब्रांच कौन सी है, ये वाली, ठीक है। यंग ब्रांच भी कौन सी हो गई, यही वाली, ठीक है। हार्ड बेसल ब्रांच कौन सी हो गई, ये पीछे वाली जो हार्ड है, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट बेसल ब्रांच है वो क्या है, अंडरग्राउंड जाता है, नीचे की साइड जाता है और जो टिप होता है उसको बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं लेयरिंग। आपको समझ में आया ये? जी सर। ठीक है। लेयरिंग में क्या होता है, जो लीफलेट्स होती है पूरी की पूरी, उसको हम अंडरग्राउंड जमीन में से निकालते हैं बाहर। जो उसका जो एपिकल पार्ट होगा किसी भी लीफलेट्स का, एपिकल जो मेरिस्टेम होगा वो बाहर की साइड आ जाएगा,
ताकि वो प्लांट ग्रो कर सके। अगर उसी के अगर हमने मतलब जो प्लांटलेट्स की जो लीफ की जो टिप है उसको अगर हमने जमीन के अंदर ही ग्रो करा दिया तो आगे जाके ग्रोथ तो हो ही नहीं पाएगी ना प्लांट की, समझ रहे हो? तो इसलिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बेसल ब्रांच। ठीक है, तो यही एक ब्रांच है जो सॉफ्ट है, जो बाद में जाके रूट्स यहां से अराइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन ग्राफ्टिंग सायोन फॉर्म्स। सर बट इसका आंसर तो यंग ब्रांच भी हो सकता है। क्या चीज? सर इसका आंसर बी भी तो हो सकता है 6 का। बेटा मैंने वो young branch देखो यंग ब्रांच कौन सी हो गई, जो अभी की अभी ब्रांच जो मतलब प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, यंग ब्रांच का मतलब हो गया टिप ऑफ द लीफलेट्स, टिप ऑफ द प्लांट। अगर हम किसी भी प्लांट की टिप को ही ग्रो करा रहे हैं जमीन के अंदर, तो वो ग्रोथ कैसे करेगा विद अंडरग्राउंड जमीन के अंदर, बताओ? ठीक है, अगर उसके जो, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट कहाँ पे होती है, टिप्स पे होती है खाली। अगर टिप्स को ही आपने उसको ग्रो करा दिया नीचे की साइड ही, तो आगे तो ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। इसलिए हमको टिप होती है प्लांट की, जो लीफ की टिप होती है, उसको हम बाहर निकालेंगे और जो उसका बीच वाला पार्ट होगा जो सॉफ्ट होगा उसको हम जमीन के अंदर रखते हैं, तब जाके ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाएगी आगे। ठीक है सर लेयरिंग एक बार और बताना सर। मैं अभी इसको ढंग से बता देता हूँ, एक मिनट, इसको ढंग से बता देते हैं। देखो भाई लेयरिंग क्या होता है। देखो लेयरिंग में होता क्या है, जैसे ये प्लांट है, ये इसकी लीफलेट है। ठीक है, ये लीफलेट है। ठीक है, हमने जो ये लीफलेट है इसको हमने पकड़ के नीचे की साइड लेके आके, ठीक है, बाहर की साइड निकाला हमने इसको। ठीक है, लेकिन जो उसका जो हार्ड पार्ट होगा वो तो स्टेम के साइड ही होगा। जो इसका बेसल पार्ट होगा, बेसल का मतलब हो गया जो इसका सॉफ्ट पार्ट होगा, वो अंडरग्राउंड होगा। ये सोइल है आपका। ठीक है, तब जाके यहाँ से इसकी रूट्स अराइज होती है। जैसे ही रूट अराइज हो जाती है, इसको हम यहाँ से कट लगा देते हैं बाद में, ताकि ये प्लांट अलग ही प्लांट की तरह ग्रो कर जाए बाद में। ठीक है सर yes? सर रूट वहीं कैसे पता चलेगा? रूट्स का पता लग जाएगा कुछ टाइम बाद ही। सर वो तो अंडरग्राउंड होंगे ना रूट्स। तो बेटा उसको हम देख सकते हैं ना, उसको हम किसी भी मतलब क्या बोलते हैं उसे, यूटेंसिल से हम देख सकते हैं उसको कि रूट्स आई नहीं आई। समझ रहे हो? नहीं सर, यूटेंसिल से मतलब कैसे? थोड़ा गाढ़ मतलब उसे हटा के मिट्टी। हाँ, हल्की सी देख के उसे, क्योंकि ना बिल्कुल ही हम अंडरग्राउंड नहीं रखते। इसका मतलब है इतना अंडरग्राउंड नहीं रखते हम लोग, इतना अंडरग्राउंड नहीं रखते हम लोग। ठीक है, उसे सिर्फ थोड़ा सा अंडरग्राउंड रखते हैं ताकि वो यहाँ से वाटर प्लस अपने जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th है ग्राफ्टिंग सायोन फॉर्म्स। इसका आंसर क्या है? रूट सर इसका सिस्टम। आंसर है बी, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। सब एग्री हो? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ग्राफ्टिंग इज एम्प्लॉयड फॉर बेटर एंड क्विकर यील्ड ऑफ गुड वेराइटीज ऑफ। ऑल ऑफ दीज। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मैंगो भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो लेमन होता है, लेमन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? लेमन को हम रखते हैं लेयरिंग की कैटेगरी में। ठीक है, जो एप्पल हो गया, जो भी फ्रूट का पार्ट्स हो गए, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उसको रखेंगे ग्राफ्टिंग की कैटेगरी में। ठीक है, तो मे बी अगर दो आंसर, अगर ए और सी बिल्कुल सही आंसर आपको लग रहे हैं और फोर्थ जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो इसको हम ऑल ऑफ दीज की कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड मैक्रो प्रोपगेशन,
क्या आंसर? माइक्रो प्रोपगेशन, डी। देखो उसने स्पेशली बोला है किसके बारे में? प्लांटलेट्स के बारे में, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स, ठीक है, ऑब्टेन करने चाहिए, मतलब हमें मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो माइक्रो प्रोपगेशन, ऑर्गन कल्चर या मैक्रो प्रोपगेशन होता क्या है? ये भी तो टिश्यू कल्चर के पार्ट्स ही है, ये भी तो टिश्यू कल्चर ही है ना। इनसे भी हम बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी बातें नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, इसीलिए टेक्निक्स बनी हुई है। लेकिन उसने बोला स्पेशली प्लांटलेट्स के लिए, तो इसलिए उन्हें ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि प्लांटलेट्स कल्चरिंग के थ्रू हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही माना जाएगा, प्लांटलेट कल्चरिंग। ओके सर प्लांटलेट्स और प्लांट में डिफरेंस क्या है? प्लांट्स में और प्लांटलेट्स में डिफरेंस क्या है? जो उसकी ब्रांचेस होती है, सॉफ्ट ब्रांचेस होती है, उसको हम प्लांटलेट्स ही तो बोलते हैं। यस सर। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर क्या है? पार्थिनोजेनेसिस इज डेवलप ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम, बताओ क्वेश्चन नंबर 10। सर कोई डाउट है इसमें पहले वाले ऑप्शन में? नो सर। ठीक है, नो सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी पता है कौन सा फ्रूट होता है? जी सर। मल्टीप्लाइड थ्रू, किसके थ्रू ब्लैकबेरी जो मल्टीप्लीकेशन करता है? बल्बिल होगा, लीफ कटिंग होगा, स्टेम कटिंग होगा, या रूट कटिंग के थ्रू करता है? ये बताओ। रूट कटिंग। सर रूट कटिंग। बिल्कुल 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 सही आंसर है आपका। रूट कटिंग के थ्रू ही ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है एफिमिक्सिस। एफिमिक्सिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन थ्रू, बताओ। फ्यूजन। देखो इसमें देखो तीन टर्म्स है, एपोगैमी, एपोस्पोरी, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। देखो अगर मान लो कि इसने पूछा एफिमिक्सिस डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन थ्रू, तो इस क्वेश्चन को हम ना देखें, ऊपर वाली जो लाइन है उसको ना देखें, अगर हम सिर्फ ये चारों ऑप्शन देखें, ठीक है। देखो फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के अगर सीड बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। सीड बन जाए, सीड बन जाए, इसकी एक टर्म बताई थी ना मैंने आपको। पार्थिनोकार्पी। एपोमिक्सिस। एमपी मिक्सेस। सर एपोमिक्सिस। ठीक है, देखो बताता हूँ मैं आपको अभी सारी की सारी। देखो एपोगैमी, एपोस्पोरी और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखो एपोगैमी क्या होता है? देखो यहाँ पे आ गया गैमी, लास्ट में आ गया गैमी, ठीक है। तो एपोगैमी का मतलब हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। देखो हर प्लांट की बॉडी में दो फेज होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट फेज, एक होता है स्पोरोफाइट फेज। जो गैमेटोफाइट फेज होता है वो हैप्लॉइड होता है, और जो स्पोरोफाइट फेज होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो एपोगैमी क्या होता है कि स्पोरोफाइट का बनना डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट से, ठीक है। कहां से बनना? गैमेटोफाइट से। क्या हो रहा है? ठीक है, तो स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन होगा डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट से। तो अगर गैमेटोफाइट से इसका प्रोडक्शन होगा डायरेक्टली विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं एपोगैमी। और एपोस्पोरी का मतलब होता है कि गैमेटोफाइट का बनना कहां से? स्पोरोफाइट से, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होता है? एफिमिक्सिस, ठीक है। और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, मैंने ये पिछली क्लास में भी आपको, प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसके लिए टर्म्स बताई थी, ठीक है। तो आप याद कीजिए वो टर्म्स क्या थी, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में।
याद आई? भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? सर एक और बार सर नहीं समझ आ रहा। देखो मैंने आपको एक और बार बता दीजिए। नहीं देखो मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ एक बार। डिस्कस करने क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे। देखो दो टर्म्स है, तीन टर्म्स है, एक तो है एपोस्पोरी, ठीक है, एक है एपोगैमी, ठीक है, एक है एम्फीमिक्सिस, ठीक है, तीन टर्म्स है। देखो सबसे पहले है एपोस्पोरी, ठीक है, एपोस्पोरी, इस टर्म्स को तोड़ दो, ठीक है। स्पोरी का मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट, ठीक है। गैमी का मतलब होता है गैमिटोफाइट, ठीक है। तो एपोस्पोरी का मतलब क्या हो गया? तो एपोस्पोरी का मतलब क्या हो गया कि गैमिटोफाइट का बनना, ठीक है। मतलब स्पोरोफाइट क्या बना रहा है? गैमिटोफाइट, ठीक है, गैमिटोफाइट, ठीक है। और एपोगैमी का मतलब क्या होता है कि गैमिटोफाइट क्या बना रहा है? स्पोरोफाइट, ठीक है। ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में कहाँ पे? फर्न्स में, ठीक है। अब आपको समझ में आया। और एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। देखो एम्फी का मतलब होता है टू, दो, तो मतलब टू का फ्यूजन हो रहा है, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब आपको समझ में आई ये? क्या आपको समझ में आया या नहीं आया अभी भी? यस सर आ गया समझ। यस सर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 13, 14 को देखते हैं। 14 में से पहले थोड़ा सा ये हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 14 को देखते हैं। देखो वन ऑफ द क्विक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल, 13 भी रह गया अभी। 14 ही बता रहा हूँ मैं आपको कि वन ऑफ सर द 13 भी रह रहा है। 13 भी रह गया ना। ओके 13 रह गया। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिलेटेड टू, क्या हो सकता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। और देखो एम्फोमिक्सिस का मतलब अभी हमने देखा है कि एम्फोमिक्सिस का मतलब क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ फ्यूजन। गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, सर इसका ठीक है, ऑप्शन डी है। ठीक है। और एक गैमोस्पर्मी का मतलब क्या हो गया? सीड का प्रोडक्शन होना, सीड का बनना। अभी मैं आपको जो ऊपर समझा रहा था विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब मैं ये समझाना चाहता था कि सीड जो बना है, ठीक है, अगर यहाँ पे टर्म्स होगी कि सीड का प्रोडक्शन हुआ विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो इस टर्म्स को हमने क्या बोलना है? तो इस टर्म को हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, इसको हमने क्या बोलते थे? गैमोस्पर्मी। यही तो मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पे, ठीक है। गैमोस्पर्मी का मतलब क्या होता है? सीड का बनना विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसका मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे। तो सेक्सुअल नहीं है, तो अगर सीड भी बन रहा है उसके बाद फ्रूट भी बनेगा, इसका मतलब है कि फ्यूजन भी नहीं हुआ है। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? तो एसेक्सुअल के अंदर तो जो एक गैमोस्पर्मी है एंड जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो दोनों को दोनों किस में आ जाएंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ठीक है भाई? सर एक डाउट था। हाँ बोलो।
सर जैसे आपने कहा भी कि एपोगैमी और एपोस्पोरी सिर्फ टेरिडोफाइट्स में मिलेंगे, लेकिन सर जितने भी प्लांट किंगडम के मेन वो हैं ब्रायोफाइट्स वगैरह, सर सब में तो अल्टरनेशन हो रहा है, तो ये दोनों तो हर एक उसमें दिखने चाहिए। क्यों भाई, हर एक उसमें क्यों दिखने चाहिए मुझे बताओ, अल्टरनेशन हो रहा है तो सर जैसे बताओ। ब्रायोफाइट्स है, देखो, हाँ बोलो। सर जैसे ब्रायोफाइट्स है उसमें मेन बॉडी जो है गेमेटोफिटिक हो गई अगर, हाँ तो हाँ, होती है तो मेन सर बॉडी, हाँ गेमेटोफाइट्स में, मेन बॉडी जो है वो गैमेटोफिटिक ही होती है, डोमिनेंट फेज होता है उसमें, स्पोरोफाइट रिसेसिव फेज होता है, डिपेंड करता है वो। ठीक है, आगे। तो सर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा तो एपोगैमी हम कह देंगे, और स्पोरोफाइट से डायरेक्टली फिर मैंने गैमेटोफाइट बन जाता है। मैंने ये बताया कि अगर कोई प्लांट इस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है तो उस टर्म्स को हमने क्या बोलना है। ठीक है, मैंने ये थोड़ा ना बोला है कि भाई ये चीज इसी में शो होती है, नहीं। मैंने जो ये टर्म्स लिए ये क्या है कि भाई किसी चीज का बनना विदाउट फ्यूजन से, किसी चीज का बनना विदाउट इस चीज से। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ही स्पीसीज में शो होते हैं, हर किसी में तो शो नहीं हो सकते। ठीक है, जो ये चीज दिखाई देती है किस में दिखाई देती है, टेरिडोफाइट्स में भी दिखाई देती है। एक्सेप्शंस हैं बहुत सारे इसमें। ठीक है, लेकिन मेनली मोस्टली की बात कर रहा हूं मैं, किस में दिखाई देते हैं, फंड्स में दिखाई देते हैं मोस्टली ये। ठीक है, ये तो टर्म्स है एक कि भाई इसके बिना ये हो जाए तो क्या हो जाएगा। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा, नहीं 14 नहीं हुआ। तो 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर, वन ऑफ द क्विक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स इज थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, माइक्रो प्रोपगेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, तो माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन डी। क्या चीज है, बता सर, हम आंसर बता रहे थे उसका। Among the following which one is not a method of vegetative propagation? कौन सा मेथड प्रोपगेशन का नहीं है? बडिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल का नाम नहीं दिया है, तो आर्टिफिशियल का नाम नहीं दिया है तो बडिंग इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोपगेशन इन, कटिंग किसके अंदर दिखाई देता है, मैंने एग्जांपल्स लिखवाए थे आपको। बनाना, शुगर केन। बनाना भी होता है और शुगर केन भी होता है, दोनों ही होते हैं। लेकिन जो कटिंग का प्रोसेस है मेनली ये जो शुगर केन है इसके अंदर सिर्फ कटिंग के प्रोसेस से ही हम इसको आगे से मतलब प्रोपगेट करवा सकते हैं, लेकिन बनाना के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं कटिंग के अलावा भी। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका डीपीपी में भी है। ठीक है, उसमें भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, बनाना भी दिया हुआ है वहां पे और शुगर केन भी दिया हुआ है। आपने डीपीपी सॉल्व की? क्या आपने डीपीपी सॉल्व की है? मैंने आपको बोला था डीपीपी आपको सॉल्व करनी है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो आपने डीपीपी करी, ये क्वेश्चन देखा आपने कि स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज फॉर द प्रोपगेशन इन, चारों के चारों ऑप्शन भी वहीं पे थे, कॉटन भी था, पोटैटो भी था, बनाना भी था, शुगर केन भी था वहां पे। ठीक है, दोनों में ही कटिंग स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं, लेकिन जो शुगर केन होता है वो स्पेसिफिक स्टेम कटिंग के थ्रू ही प्रोपगेट कर सकता है, बनाना के थ्रू नहीं कर सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शुगर केन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी है और अच्छा क्वेश्चन है काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपने डीपीपी सॉल्व की होगी तो आप मुझसे पहले ही पूछ सकते थे क्वेश्चन ये वाला, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं करी, तो आप आज जाके प्लीज उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाते चले जाओगे, टॉपिक पढ़ने से अच्छा है, आगे आगे भागने से अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम राइजोम। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 की साइड। वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ पोटैटो इज बाय ट्यूबर। ट्यूबर। इसमें तो कोई मतलब शक ही नहीं है बिल्कुल भी।
11th क्लास का ये भी क्वेश्चन है एक। क्लोन्स आर, कैसे होते हैं क्लोन्स? जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स बॉडी, सही बात है। पेरेंट्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स, ये भी सही बात है। पॉपुलेशन ऑफ अ प्लांट्स प्रोड्यूस वेजिटेटिवली, बिल्कुल सही बात है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ये तो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इफ द प्लांट फेल्स टू डेवलप वायबल सीड, दीज कुड बी बेस्ट बी ग्रोन बाय, अगर वो कटिंग। बी। वो ये कह रहा है इफ द प्लांट, इफ सर डी भी तो हो सकता है, डी। क्या चीज? डी कैसे हो सकता है बताओ? माइक्रो प्रोपगेशन। भाई इसका मुझे सॉल्यूशन दो ना, कैसे हो सकता है? सर रैपिडली ग्रोन हो जाएगा ना। कैसे? देखो एक प्लांट है, कोई भी एक प्लांट है, मान लो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट हो गया, ठीक है। इसके यहाँ पे सीड तो बन रहे हैं, इस प्लांट के अंदर सीड तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो वायबल नहीं है, मतलब वो एक्टिव नहीं है, वो आगे जाके प्लांट का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, नए प्लांट का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे प्लांट्स से हमें भी ग्रोथ करवानी है, आगे भी ग्रोथ करवानी है, तो इनमें से कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं? देखो सीड बन रहा है, सीड किसको थ्रू बनेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना होगा सीड। अगर सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना होगा लेकिन वो सीड कामयाब नहीं है, इसका मतलब है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मेथड यहाँ पे फेल हो चुका है, ठीक है। कटिंग और ग्राफ्टिंग सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में तो शो होते हैं, हर प्लांट्स में हम कटिंग और ग्राफ्टिंग थोड़ा ना कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या? नो सर। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू हम, टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू हम उस प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं आगे भी, ठीक है। क्योंकि सीड बन रहा है वो, लेकिन वो वायबल नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो बाद में जाके जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है सीड किससे बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड तो यहाँ पे फेल हो चुका है, ठीक है। कटिंग और ग्राफ्टिंग ये स्पेसिफिक स्पीसीज ही शो कर सकते हैं, हर प्लांट्स के अंदर हम ये चीज डेवलप नहीं करा सकते। और यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक प्लांट का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको पता है माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? टिश्यू कल्चरिंग होता है, और टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू हम ये प्रोपगेट करवा सकते हैं इजिली, ठीक है। मतलब उसका जो एपिकल बर्ड्स वगैरह होगा वहां से टिश्यू निकाल के एक्टिवली हम उसे ग्रो करवा सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, और देन उसको हम नेचुरल कंडीशन में उसे बाद में हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोपगेशन। सर माइक्रो प्रोपोगेशन कोई स्पेसिफिक टिश्यू कल्चर है? नहीं, ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक कैसे हो सकता है? तो सर इसमें फिर क्या होता है? इसमें क्या होता है, हम जो है, जो एक्टिव सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे मतलब मान लो कि एक्सिलरी मेरिस्टेम होती है ना, आपने मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा होगा, टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। वहां पे एपिकल मेरिस्टेम भी होते हैं, वहां पे एक्सिलरी मेरिस्टेम भी होते हैं। एक्सिलरी मेरिस्टेम पाया कहा जाता है एक्साइल पार्ट पे, प्लांट के एक्साइल पार्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है। वहां से हम टिश्यू कल्चरिंग, मतलब टिश्यू जो उसका जो प्लांट के टिश्यू है उसे हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। उसके मतलब जो होता है कि बर्ड टाइप का एक फॉर्मेशन करवा सकते हैं। देन जब वो फॉर्मेशन हो जाएगा उसको हम नेचुरल कंडीशन में बाद में उसको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। और सर मैक्रो प्रोपोगेशन? देखो जो मैक्रो प्रोपगेशन है उसमें हम रूट का प्लस शूट का स्टॉक लेते हैं। स्टॉक समझते हो आप? स्टॉक समझ तो एक टर्म आई होगी, इन्हीं सबके बीच में एक टर्म्स आई होगी आपके पास कि स्टॉक रूट या फिर स्टॉक तो सिर्फ रूट वाला पार्ट होता है ना? हाँ, स्टॉक नहीं स्टेम भी होता है। स्टॉक रूट और स्टेम, जो स्टॉक स्टेम है उसको हम बोलते हैं जो बंचेस में जो ग्रोथ करवा सकता है। जो भी प्लांट का पार्ट पूरा का पूरा एक पार्ट है, वो अगर जर्मिनेट करवा सकता है उसको हम बोलते हैं मैक्रो प्रोपगेशन। मैक्रो प्रोपगेशन के थ्रू भी हम
मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर की क्वांटिटीज में प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोट बिकॉज लैक Lack of cambium. कैम्बियम नहीं होगा तो क्या होगा? सेकेंडरी Cambium- ग्रोथ नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। बिल्कुल सही बात, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो जाइलम एंड फ्लोएम के टिश्यू वहां पे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। अगर जाइलम और फ्लोएम ही ग्रो नहीं कर पाया उस प्लांट के अंदर तो वाटर का कंडक्शन और फूड का कंडक्शन कैसे होगा? इसी वजह से मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ऑफ ए प्लांट अराइज्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट कॉन्स्टिट्यूट्स, बताओ। क्लोन। क्लोन, बिल्कुल सही बात है। 23 पे आ जाओ, प्लांट्स आइडेंटिकल टू मदर प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, बताओ। स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग। बिल्कुल सही बात है, सी आंसर हो गया, इसका क्लोन हो गया। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? 24, डी। टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स बाय कल्टीवेटिंग सेल्स और टिश्यू कल्चर इन अ मीडियम, बिल्कुल सही बात है, यही होता है माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ मिल चुकी है हमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स वेयर सीड आर फॉर्म्ड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, बताओ। ए। बिल्कुल सही बात, अभी हमने डिस्कस करा है गैमोस्पर्मी क्या होता है, सीड का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोगैमी क्या होता है, स्पोरोफाइट का बनना गैमिटोफाइट से। सिनगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट। जोइडोगैमी क्या होता है, जोइडोगैमी क्या होता है, मेल गैमेट जब वाटर में स्विंग करके फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं जोइडोगैमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द प्लांट प्रोड्यूस अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर, भाई सिंपल बात है कि बोथ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स बॉडी। अगर हम वहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, सिंपल है तो सबको आता है। तो 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन स्टेम क्या नहीं है इनमें से? डी बल्बिल के बारे में एक बार बता दो, ये है लीफ, ये स्टेम है, ये स्टेम है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बल्बिल। बल्बिल एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो अगर ये फॉल ऑफ हो जाए, यहाँ से गिर जाए, गिरने के बाद ये न्यू प्लांट्स को बना सकता है ये। ठीक है, तो जब ये न्यू प्लांट्स को बना देगा, और इसके जो एग्जाम्पल है मैंने आपको बताया, कोला एक याद करवाया मैंने आपको। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये जितने भी है ये क्या है, ये क्या है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। आपको अब नेक्स्ट आता है 28 पे, अ मेथड इन विच रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम while it is still attached to the parent's plant is called, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, लेयरिंग। एक टर्म आई है इसके अंदर, वीवी पेरी। वीवी पेरी पता क्या होता है? नो सर। नो सर। सर जब सेम पेरेंट प्लांट के ऊपर ही न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है, मतलब जर्मिनेट हो जाता है इसके ऊपर ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है आपका? सर गर्मा। हाँ बिल्कुल, आपने जो भी आपने बताया बिल्कुल सही बताया है कि मान लो कि ये कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट का पार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर ही यहाँ पे रूट्स निकलने लग जाए, और ठीक है यहीं से ही एक बनने लग जाए, यहीं पे एक मतलब न्यू प्लांट का जर्मिनेट हो जाए, न्यू प्लांट का जर्मिनेशन हो जाए,
तो इस टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं वीवी पेरी की थ्रू ये जर्मिनेट हो गए। ठीक है, ये टर्म्स है बस एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग रूट स्टॉक्स इज जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्लांट। बताओ। All of the above. देखो सिंपल सी बात है कि इसमें पूछा ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग रूट स्टॉक इज जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्लांट। ठीक है, हम उस प्लांट से मतलब ग्रो करवा सकते हैं जो रेजिस्टेंस हो, किससे, डिजीज से भी हो, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन अच्छा करता हो। मैंने आपको बताया जो ग्राफ्टिंग होती है, जो लेयरिंग होती है, जो कटिंग होती है, हम ये क्यों यूज करते हैं, ताकि हम प्रोडक्शन जो होता है ना फ्रूट का, फ्लावरिंग का जो प्रोडक्शन होगा उसको बढ़ा सके। इसका मतलब है कि हम उन्हीं प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे आगे जाके, उन्हीं प्लांट्स के अंदर हम ग्राफ्टिंग करवाएंगे, लेयरिंग करवाएंगे, या फिर इनके अंदर हम क्या करवाएंगे, कटिंग करवाएंगे, जो बहुत ज्यादा हेल्थी हो, जिसके अंदर डिजीज का कोई भी नामो निशान ना हो, मतलब वो डिजीज से रेजिस्टेंस हो, वो अच्छी तरीके से जो सोइल से पानी खींच सके। ठीक है, वो ग्रो करवा सके, मतलब ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग हो बहुत अच्छी तरह। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ये इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वालिटी होनी चाहिए प्लांट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज वन बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक विच पार्ट या पार्ट्स ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन। क्या आंसर होगा इसका? सर बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी। देखो जिसने बोला है एपिकल मेरिस्टेम, या कोई ए वाला भी है क्या, कोई ए और सी वाला भी है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम और बोथ एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम, तो दोनों में फर्क क्या हो गया? कौन सा सही आंसर होना चाहिए इसका? ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो डी ही होगा। जिस बच्चे ने डी लगाया है इसका मतलब है वो बहुत उसके जो कंसेप्ट है 11th क्लास के वो क्लियर है। ठीक है, क्योंकि जो ये एपिकल मेरिस्टेम होता है ये टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ब्रांचेस है, यहाँ पे एक्साइल पार्ट पे एक्सिलरी मेरिस्टेम भी होगा। तो यही तो दो पार्ट्स ऐसे हैं जो एक्टिवली, जो जिसके अंदर एक्टिवली डिवीजन चलती रहती है, एक्टिव डिवीजन चलती रहती है। ठीक है, तो एक्टिव डिवीजन चलती रहती है, इसका मतलब क्या है कि ये जल्दी से जल्दी न्यू सेल टू न्यू सेल ये फॉर्मेशन करते रहते हैं। और वायरसेस, जो वायरस होगा और जो भी अलग जो डिजीज की जो भी मतलब प्लांट्स को हो सकता है, वो वहीं पे ही ग्रो करेंगे जहां पे न्यूट्रिशन हो, जहां पे उसे हर चीज पॉसिबली मिल जाए। ठीक है, अबंडेंट अमाउंट में। ठीक है, जो समझे आप लोग? सर एक्सिलरी कहाँ होता है, क्या बताना? देखो एक्सिलरी जो मेरिस्टेम होता है, ठीक है, एक्सिलरी मेरिस्टेम जो होता है वो यहाँ पे होता है, जो नोड होता है ना उसके साइड में एक्सिलरी वहीं पे प्रेजेंट होता है एक्सिलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एक्सिलरी मेरिस्टेम के अंदर भी डिवीजन, एक्टिवली डिवीजन चलती रहती है। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स पे होता है। ठीक है, तो वहां पे भी एक्टिवली डिवीजन चलता रहता है। ठीक है, वहां पे एक लेयर होती है, दोनों ही एरिया पे एक लेयर होती है जो इम्परमेबल होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है, इम्परमेबल होती है डिजीज के लिए भी और वायरसेस के लिए भी। ठीक है, तो प्लांट जो भी मतलब वायरस है, जो भी डिजीज के थ्रू डिजीज होने वाली है उस प्लांट को, वो उस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। सबसे पहले बात तो यही हो गई। सेकंड थिंग ये हो गई कि जो ये दोनों के दोनों पार्ट्स है यहाँ पे एक्टिवली डिवीजन चलती रहती है, जिससे नई की नई सेल बनती रहती है। क्योंकि प्लांट एक ऐसा मतलब इस अर्थ पे एक ऐसा मतलब एक ऐसा क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म है कि वो लाइफ टाइम ग्रोथ शो करता है। ठीक है, प्लांट जो होता है वो लाइफ टाइम ग्रोथ शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। हमने 11th क्लास में पढ़ा था दो ग्रोथ के बारे में, एक होता है डिटर्मिनेंट ग्रोथ, एक होता है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब है कि उसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ चलती रहे प्लांट के अंदर, और अनलिमिटेड जो ग्रोथ चलती है वो एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम की वजह से चलती है, क्योंकि ये दोनों पार्ट ही थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये एक्टिवली
सेल का डिवीजन करते रहते हैं और प्लांट ग्रो करता रहता है, ठीक है। क्या हो गया आपका ये? यस सर, Yes, इट्स sir. क्लियर। It's ओके clear. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की साइड, ठीक है। देखो, तो हम आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो नया चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। मैं आपसे हर क्लास के अंदर जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में आके मैं आपसे उस टॉपिक का 3-4 क्वेश्चनों का टेस्ट लूंगा, आपसे मैं डिस्कस करूंगा जो हमारा प्रीवियस टॉपिक गया है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस प्रेजेंट थे मैंने एक बुक से उठाए हैं और आपके सामने रख दिए 30 के 30 क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चनों से आपके कुछ टर्म्स होंगे जो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ टर्म्स ना क्लियर हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि रिकॉल क्या कर सकते हैं हम। देखो, रिकॉल क्या कर सकते हैं, जो प्लांट होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप के प्लांट होते हैं, 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक प्लांट होता है जो नॉन फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं और जो दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं वो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो? 2 ही टाइप के प्लांट है, एक नॉन फ्लावरिंग, एक फ्लावरिंग, ठीक है। देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फेनेरोगैमे, ठीक है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमे, ठीक है। मतलब जो इस अर्थ पे 2 टाइप के प्लांट हैं, एक प्लांट वो जो फ्लावरिंग देते हो, एक प्लांट वो जो नॉन फ्लावरिंग हो, जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। देखो, फेनेरो का मतलब होता है टू शो, टू शो, ठीक है, जो शो करता हूं, जो फ्लावरिंग को शो करता हूं, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब होता है कि एब्सेंट, ठीक है। क्रिप्टो का क्या मतलब होता है? एब्सेंट, ठीक है, इसके अंदर है नहीं वो चीज, ठीक है। तो 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक वो प्लांट्स होता है जो फ्लावरिंग करते हैं, एक वो प्लांट्स होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के प्लांट होते हैं। तो जो फ्लावरिंग करते हैं प्लांट, जो प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, बियर विजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक कॉन्स एंड फ्लावर, ठीक है। देखो, फ्लावरिंग वाले जो प्लांट होते हैं उनको हम फेनेरोगैमे डिवीजन में रखते हैं, ठीक है। ये जो फेनेरोगैमी है और जो ये क्रिप्टोगैमी है ये डिवीजन है, ठीक है। प्लांट्स की 2 डिवीजन है, फेनेरोगैमी और क्रिप्टोगैमी। फेनेरोगैमी के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, क्रिप्टोगैमी के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें विजिबल होता है, बियरिंग विजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक कॉन्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। और जो ये प्लांट होते हैं, ये प्लांट कैसे होते हैं? ये होते हैं सीडेड प्लांट, ठीक है, ये होते हैं सीडेड प्लांट्स, ठीक है। जो क्रिप्टोगैमी जो डिवीजन है इसके अंदर ये कैसे होते हैं? डू नॉट बियर
स्पेसिफिक या फिर कॉन्स्पिक्यूअस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके पास कोई भी स्पेसिफिक या फिर कॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब दैट इज डू नॉट बियर flowers and fruits। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस जी सर। सर, क्लियर आवाज आ रही है। ओके ओके, ठीक है। देखो प्लांट्स होते देखो, इस जो ये चैप्टर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इस जो हमारे 12th क्लास में जो ये चैप्टर है, जो हमने पिछले जो चैप्टर्स पढ़े हैं सारे के सारे 11th क्लास में लास्ट में आके, कि ट्रांसपोर्टेशन का, मिनरल न्यूट्रिशन का, ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का, हमने सारे के सारे सब कुछ पढ़ते चले गए। सिर्फ एक चैप्टर मिसिंग था वहाँ पे, जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, वो 12th क्लास में है। ठीक है, तो वहीं से ये चैप्टर मतलब वहीं से आप कंटिन्यूटी रखना 11th क्लास के साथ ही। ठीक है, तो प्लांट दो टाइप के होते हैं, प्लांट के अंदर दो डिवीजन होती है, एक होती है फेनेरोगैमी की, एक होती है क्रिप्टोगैमी की। फेनेरोगैमी जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनकी विजिबल होती है, वो सीडेड प्लांट होते हैं। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्रिप्टोगैमी डिवीजन के अंदर आते हैं, जिनके अंदर कोई भी स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका मतलब है जो क्रिप्टोगैमी प्लांट्स होते हैं डू नॉट बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं, साथ के साथ नोट करते रहना। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे राइटिंग थोड़ा सही करने में इसके अंदर। ठीक है, तो जो सीडेड प्लांट होते हैं वो कंटेन करते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब आप ये बोलोगे कि भाई जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उसके पास भी तो फ्लावर्स नहीं होते हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं उन्हीं पे सिर्फ फ्लावर होते हैं। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो? यस सर। क्या सोच रहे हो इस बारे में? ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म होता है वो नेक्ड सीड होता है, जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर सीड कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको अभी एक चीज बताई है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो आते हैं फेनेरोगैमिक कंडीशन के अंदर। फेनेरोगैमी का मतलब है जो शो करे, ठीक है, फ्लावर शो करे। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर की बजाय वहां पे क्या है, कॉन्स है ना, कॉन्स है ना वहां पे। तो जो कॉन्स है वहां पे जिम्नोस्पर्म के अंदर वो इक्विवेलेंट है एंजियोस्पर्म के फ्लावर के लिए। ठीक है, समझे आप लोग? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो मैंने आप ये सोच रहे होंगे भाई जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर तो फ्लावरिंग नहीं होती है, तो हमने इसको फेनेरोगैमी के अंदर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहां पे वो होते कॉन्स। कॉन्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो 11th क्लास का पार्ट था ये। तो जो वहां पे कॉन्स होते हैं उनके अंदर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका मतलब है जो स्ट्रक्चर है मेल की और फीमेल की वहां पे कॉन्स के अंदर, ठीक है, और जो फ्लावर्स के अंदर स्ट्रक्चर होती है मेल और फीमेल की, इसका मतलब है दोनों चीज विजिबल है हमें। इसका मतलब कॉन्स और फ्लावर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब सिमिलर है। बस क्या है, यहाँ पे फ्लावर नहीं है, इसके साथ कॉन्स आ गए हैं। ठीक है, समझ में? मतलब समझ रहे हो? भाई समझे नहीं समझे? सर समझ गया सर। ओके, जी सर। आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं ना हैंड टू हैंड। देखो
अब ये चैप्टर जो है हमारा धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देखो प्लांट, देखो ओहो, थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में। देखो देखो आप लोगों को पता है जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर 2 फेज होते हैं, 2 फेज प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 फेज होते हैं वो? एक तो फेज होता है एन टाइप का, एक फेज होता है 2n, ठीक है। मतलब हर प्लांट बॉडी के अंदर, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, ठीक है, या वो एल्गी क्यों ना हो, ठीक है, एल्गी ही क्यों ना हो। एल्गी से याद आया, मैं इसके थोड़ा सा नाम लिखवा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ कंटेन होती है। ये कंटेन करता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा क्या होते हैं? एल्गी, ठीक है। थैलोफाइटा करते हैं, ब्रायोफाइटा करते हैं और टेरिडोफाइटा। इसके अंदर 3 आते हैं, डिवीजन आती है, इसके अंदर 2 डिवीजन आती है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देखो जो प्लांट बॉडी होती है, किसी भी प्लांट में 2 फेज हमेशा ही रहेंगे। एक फेज होता है एन टाइप का, एक फेज होता है 2n टाइप का। एन टाइप के फेज को हम बोलते हैं हैप्लॉइड फेज और 2n टाइप को हम बोलते हैं डिप्लॉइड फेज। एन का मतलब है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 2n का मतलब है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जो n होगा, जो n होगा इसका मतलब है वो फेज होगा गैमेटोफाइट फेज, और जो 2n होगा वो फेज होगा, वो फेज होगा स्पोरोफाइट। ठीक है, एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट, ठीक है। जो गैमेटोफाइट फेज होगा, जो गैमेटोफाइट फेज होता है, इसके अंदर गैमेट का प्रोडक्शन होता है, गैमेट्स बनते हैं। और जो स्पोरोफाइट होता है ये कैसा होता है? डिप्लॉइड, ठीक है। ये कैसा होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, और जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, तो मैंने जो अभी तक बताया है मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बता दूं कि जो प्लांट्स होते हैं वो, उनको हमने 2 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। एक होता है क्रिप्टोगैमे, एक होता है फेनेरोगैमे। फेनेरोगैमे होते हैं जो फ्लावर शो करते हैं, और क्रिप्टोगैमे जो होते हैं जो फ्लावर शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्लावर जो शो करते हैं उनके अंदर कैटेगरी में रखा है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो नेकेड सीड वाला प्लांट होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कवर्ड सीड वाले प्लांट होते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, ठीक है। फिर हमने बताया कि भाई एक प्लांट बॉडी के अंदर 2 फेज होते ही होते हैं, हमेशा 2 फेज मिलेंगे मिलेंगे। एक फेज होता है एन टाइप का, एक होता है 2n टाइप का। जो एन टाइप वाला जो जो प्लांट होता है उनको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट फेज, और जो 2n वाला जो फेज होता है उनको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट फेज, ठीक है। गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनेंगे, स्पोरोफाइट से डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है, ठीक है। ये हैप्लॉइड होती है एंड देन ये डिप्लॉइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पॉइंट पर आते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स
जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो किस टाइप के प्लांट्स होते हैं? ये वेल डिफरेंशिएट, ये वेल डिफरेंशिएट होते हैं किसके अंदर? रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसे प्लांट्स होते हैं? वो प्लांट जो वेल डिफरेंशिएट होते हैं रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। देखो स्टार्टिंग से अगर मैं बता के चलूं, जो थैलोफाइटा आता है, उसके बाद ब्रायोफाइटा आता है, उसके बाद टेरिडोफाइटा आता है, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो थैलोफाइटा होता है उसको जो थैलोफाइटा होता है उसको हम नॉन कॉस्मोफाइट्स भी बोलते हैं। नॉन कॉस्मोफाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर ना तो रूट्स होती, ना लीव्स होती, ना ही स्टेम होते हैं। तो जो उसकी थैलोफाइटा जो एल्गी की बॉडी होती है वो इरेगुलर शेप की होती है। अगर मैं थैलोफाइटा से थोड़ा आगे चलूं ब्रायोफाइटा की साइड, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है कि रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है वहां पे, लेकिन ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन अगर मैं आगे चलूं थोड़ा और टेरिडोफाइट्स की साइड चलूं, तो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि वहां पे धीरे धीरे रूट्स, स्टेम और लीव्स आने लग जाती है। ठीक है, देन मैं थोड़ा जिम्नोस्पर्म की साइड जाऊं तो वहां पे क्या है, वेल डिफरेंशिएट, वहां पे भी रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं। थोड़ा और आगे चलूंगा ग्रुप में तो क्या होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? वेरी वेल डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई? यस सर। देखो बता देना, थोड़ा सा मेरे को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, आप लोगों को पता ही प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आपको दिखाइए डायग्राम, दिखाइए आपको। सर मेरा नाम लिया क्या? यस सर। देखो कोई बच्चा बोलता क्यों नहीं है कि वो समझ आ रहा है कि नहीं, इधर से आगे से नहीं जा सकता था। बोला नहीं, आपने रिकॉर्डिंग करी है, 4 मिनट हुआ है बस। ठीक है, सुन लो। हेलो यस सर। भाई, ये कौन था बच्चा? देखो भाई, मैंने आपको बताया जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो वेल डिफरेंशिएट होते हैं रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये 11th क्लास का डायग्राम है जो एक स्पोरोफाइट प्लांट्स को शो कर रहा है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं, नोड भी होते हैं, इंटरनोड्स भी होते हैं, बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूट सिस्टम भी होता है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। ठीक है, अगर यहाँ से एक और ब्रांच निकल जाए दैट इज टर्शरी रूट। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? रूट सिस्टम। ठीक है, और जो ये है शूट सिस्टम। ठीक है, ये डायग्राम आप इसको बना लोगे। ठीक है, जो शूट होता है वो एरियल होता है, अंडरग्राउंड, मतलब ये एनवायरनमेंट की साइड होता है। जो रूट सिस्टम होता है वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड है। ठीक है भाई, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को भी बना लोगे। ठीक है, अगर मैं इसको शो करूं अपने वाले डायग्राम की साइड से, ठीक है, इसको हम बोल देंगे फ्रूट। ये है फ्लावर, ये क्या है? लीफ। ठीक है, ये क्या है? नोड। दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ये क्या है? स्टेम। ठीक है, और नीचे की साइड क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, देन ये टर्शरी रूट हो गई। ठीक है, ये बना रहे हैं रूट सिस्टम और ये बना रहे हैं शूट सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
ये आप डायग्राम को ज़रूर बना लेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे फ्लावर की बात करूँ, ठीक है, ये हमने अभी यहाँ पे फ्लावर बनाया था, तो अगर मैं फ्लावर की बात करूँ, जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है। आपने ये डेफिनेशन 11th क्लास में पढ़ी होगी कि जो फ्लावर होता है वो हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है, ठीक है बेटा। जो मतलब पहले क्या था, जो जिम्नोस्पर्म थे या उससे पहले जो प्लांट्स थे वहां पे फ्लावर्स की फॉर्मेशन नहीं होती थी, ठीक है। ये क्या हुआ, जो स्टेम का जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे बर्ड से लीफ निकलती है, ठीक है, जो स्टेम का पार्ट होता है वो धीरे धीरे कंडेंस्ड होने लग गया, ठीक है, मॉडिफाइड होने लग गया, ठीक है। मॉडिफाइड होके उन्होंने प्रोड्यूस करने लग गए क्या चीज, फ्लावर्स। फ्लावर्स फ्लावर्स क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए, कोई बता सकता है? सर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने, थोड़ा सा आपको ठीक है। जो अभी मैंने बोला जो फ्लावर होता है वो हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है, ठीक है। जो शूट होता है वही कंडेंस्ड होकर फ्लावर की फॉर्मेशन बनाता है। और फ्लावर्स तो आप लोगों को पता ही बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि खूबसूरत की वजह से ही ये अट्रैक्ट करते हैं अपने पॉलिनेटर्स, ठीक है, ताकि इनके जो पोलन ग्रेन्स है वो अपनी मेन स्पीसीज की पास जाके उसको ट्रांसफर कराए, ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है ऑफन एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, ठीक है। ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ठीक है। और एक फ्लावर के अंदर 4 वोरल्स होते हैं, ठीक है, 4 वोरल्स होते हैं, ठीक है। जो ये 4 वोरल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। ये डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट होता है एसेंशियल वोरल का। सर ये वोरल्स क्या होता है? देखो वोरल्स पैटर्न, ठीक है। वोरल्स का मतलब है पैटर्न। पैटर्न कैसे, जो कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, जो उनके एस्टिवेशन है उस चीज को हम बोलते हैं वोरल, ठीक है। तो यही चीज को हम देखना चाह रहे हैं। जो फ्लावर होता है उसके 4 वोरल्स होते हैं, उसको जो 4 वोरल्स होते हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 होते, एक होता है एसेंशियल वोरल्स वाले, एक होते हैं एसेसरी वाले, ठीक है। जो एसेंशियल वोरल्स होते हैं ये कंटेन करते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। और जो एसेसरी वाले होते हैं ये कंटेन करते हैं पेटल्स एंड सेपल्स, ठीक है। जो एंडोशियम होता है उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेमन। और जो गाइनोशियम होता है उसकी यूनिट क्या होती है, पिस्टिल, ठीक है। और इसकी एक और होती है कार्पल भी बोलते हैं हम, ठीक है। दोनों ही इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अगर मैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4, ठीक है। ये 4 हो गए अपने वोरल्स, ठीक है। अगर मैं एक टिपिकल फ्लावर, यस सर एक एसेंशियल है तो दूसरा अनएसेंशियल है, एसेसरी वाले जो होल्स हैं। यस, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक होता है असेंशियल वोरल्स, एक होता है एसेसरी वोरल्स। असेंशियल वोरल्स उनको बोला गया है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करें, और एसेसरी वोरल्स उनको बोला गया है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। एसेसरी है, ठीक है।
एसेंशियल वो है जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट, मतलब पार्ट, ये पार्टिसिपेशन, क्या बोलते हैं इस वर्ड को, पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर जो। लेकिन जो एसेसरी वोरल्स होते हैं ये पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, इसलिए इन्हें एसेसरी बोला गया है, इसलिए इन्हें दूसरे वालों को असेंशियल बोला गया है, ठीक है। मैं आपको एक टिपिकल फ्लावर्स की इमेज दिखाता हूं। दिखाई दिया आपको इमेज ये? ठीक है, देखो देखो ये तो हो गए पेटल्स, ठीक है। पेटल्स की यूनिट क्या होती है? ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये होते हैं सेपल्स, ठीक है। पेटल्स की यूनिट क्या होती है? कोरोला। कोरोला, ठीक है। और सेपल की यूनिट क्या होती है? कैलिक्स, ठीक है। देखो इसको याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। इसको अगर आपको याद नहीं होता भाई पेटल्स को कोरोला कब बोलते हैं, मतलब बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, या फिर सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं या फिर कोरोला बोलते हैं, तो इसका एक याद करने का तरीका है पीसीओ। पीसीओ मैंने बताया था आपको 11th क्लास में भी, ठीक है। एसटीडी बूथ में लिखा रहता है ना पीसीओ वगैरह, तो पेटल्स है, ठीक है, और सीओ मतलब कोरोला, और जो बाकी जो बचा हुआ है सेपल्स को कैलिक्स, ठीक है। तो एक याद कर लोगे तो दूसरे का नाम अपना आप ही याद हो जाता है, ठीक है। जो पेटल्स होते हैं वो आपको ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, और जो सेपल्स होते हैं वो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं, ठीक है। साथ में ये रिसेप्टिकल है, रिसेप्टिकल क्या होते हैं? थैलेमस, थैलेमस को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये है स्टिग्मा आपकी, ठीक है। ये आपका स्टाइल हो गया, ये वाला पार्ट स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, ये आपका ओवेरी है नीचे वाला, ठीक है। और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कार्पल, कार्पल या फिर पिस्टिल, ठीक है। और ये जो है ये तो हो गया फीमेल पार्ट गाइनोशियम का, गाइनोशियम वाला, ठीक है, जिसमें हमने 2 नंबर लिखा था। और जो ये स्टेमन, जो स्टेमन हो गया ये 1 नंबर, जो एंडोशियम है, ठीक है। ये क्या है? एंथर, ये वाला पार्ट क्या है? एंथर। और जो इसकी स्टॉक होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और ये आपको यूनिट लिखी है पेटल्स की, सेपल्स की, और ये ओव्यूल है ये नीचे, ठीक है। ये समझ में आया आपको डायग्राम? यस सर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लिखने में। तो मे बी थोड़ा सा एक बार दोबारा से लेके चलते हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए। देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, ठीक है। ये जो हमने अभी तक पोर्शन पढ़ा है ये जनरल पोर्शन था, ठीक है। ये 11th क्लास में थोड़ा बहुत हो चुका है, सिर्फ मैं आपको ये रिकॉल करवा रहा हूँ दोबारा से ताकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो सके, ठीक है। तो प्लांट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक प्लांट्स वो होते हैं जिसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, एक प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते। जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं उनको हम फेनेरोगैमी बोलते हैं, जिनके नॉन फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम क्रिप्टोगैमी बोलते हैं, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सीडेड प्लांट होते हैं, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सीडेड नहीं होते हैं, मतलब सीडलेस प्लांट होते हैं, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 2 चीज आती है, जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नेकेड सीड वाले होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कवर्ड सीड वाले होते हैं। लेकिन जो क्रिप्टोगैमस वाले होते हैं वो कंटेन करते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थैइडोफाइटा, ठीक है। देखो हर प्लांट बॉडी के अंदर 2 फेज होता है, ठीक है। पहला फेज होता है एक एन फेज वाला, और जो दूसरा फेज होता है वो 2n फेज वाला, मतलब एक सेट के क्रोमोसोम होते हैं, साथ में 2 सेट भी क्रोमोसोम होते हैं।
एक सेट के जो क्रोमोसोम होते हैं उस फेज को बोलते हैं हम गैमेटोफाइट फेज, और जो 2 सेट वाले क्रोमोसोम वाले होते हैं उस फेज को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट जो होता है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट कैसा होता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट्स वेल डिफरेंशिएट होता है रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर में, बर्ड में। ठीक है, हर चीज स्पेसिफिक तरीके से उसके अंदर शो होती है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। अगर मैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट देखूं तो वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जिसके अंदर फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं, लीफ भी होते हैं, बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं, नोड भी है, इंटर नोड भी है। मतलब वेल डिफरेंशिएट है हर चीज में। फ्लावर अलग है, फ्रूट्स अलग है, स्टेम अलग है, लीफ अलग है। ठीक है, जो रूट्स होते हैं वो भी वेल डिफरेंशिएट होते हैं अपने अपने पार्ट्स में। प्राइमरी रूट्स भी होते हैं, सेकेंडरी रूट्स भी होते हैं, टर्शियरी रूट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो एरियल पार्ट है, जो हवा में जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, अब रूट सिस्टम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 3 टाइप के रूट सिस्टम होते हैं। एक फाइब्रस रूट भी होता है, एक कौन सी होती है, टेप रूट भी होती है, एडवेंटिशियस रूट्स भी होती है। एरियल में भी आपने मॉडिफिकेशन पढ़ा होगा भाई, अगर मतलब कि एरियल मॉडिफिकेशन हो जाए, सब एरियल मॉडिफिकेशन हो जाए, या फिर अंडरग्राउंड वाले पार्ट की मॉडिफिकेशन हो जाए, ये सब 11 का पार्ट है। मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ ताकि हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो सके। ठीक है, अगर मैं एक फ्लावर की बात करूं, एक फ्लावर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर्स की बात कर रहा हूं, मैं कोई भी जिम्नोस्पर्म वाले फ्लावर्स की बात नहीं कर रहा हूं। देखो जिम्नोस्पर्म वाले में क्या होता है, फ्लावर की जगह कॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लावर्स को एक जिम्नोस्पर्म का एक अभिन्न अंग माना गया है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो टिपिकली जिम्नोस्पर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो जिम्नोस्पर्म को कैटेगरी में बनाया है वो हमने फेनेरोगैमी में बनाया है, क्योंकि हमने ये लिखा है फेनेरोगैमी में जो डेफिनेशन लिखते हैं कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पेसिफिक तरीके से शो होते हैं। तो उनके पास क्या होते हैं, कॉन्स होते हैं, तो कॉन्स इक्विवेलेंट है फ्लावर के। तो अगर मैं बात करूं अपने वाले चैप्टर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, अगर मैं फ्लावर्स की बात कर रहा हूं, ये टिपिकली एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, या आपको जिसने टीचर ने पढ़ाया होगा आपको पता होगा कि फ्लावर्स कैसे बनते हैं या कैसे बने होंगे। देखो जो फ्लावर्स होते हैं वो कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट्स होते हैं। जो शूट है, जो शूट का पार्ट है, वही कंडेंस्ड होकर फ्लावर की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और फ्लावर की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। ठीक है, अगर मैं एक फ्लावर की बात करूं तो एक फ्लावर के अंदर 4 वोरल्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, 4 वोरल्स को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 2 वोरल्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, 2 वोरल्स ऐसे होते हैं जो एसेसरी कैटेगरीज में आते हैं। जो एसेंशियल कैटेगरीज में आते हैं वो एंड्रोशियम होता है एंड जिम्नोस्पर्म होते हैं। एसेंशियल वोरल्स वो वोरल्स होते हैं जो टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में भागीदारी ले। ठीक है, और जो एसेसरी वोरल्स होते हैं, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेगा, दैट इज पेटल्स, दैट इज सेपल्स। ठीक है, अगर मैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर्स की बात करूं, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर्स कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है कि फीमेल पार्ट भी होता है। अगर मैं इस फ्लावर की बात करूं, ये फ्लावर कैसा फ्लावर है, ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूं तो मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। मेल पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है उसका, एक होता है फिलामेंट। ये आपको सबको पता है, इसको मैं बताने की जरूरत नहीं है अभी इस चीज को कि भाई एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन किसका पार्ट है, एंड्रोशियम का। ठीक है, फीमेल पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होता है, वहां पे प्लासेंटेशन भी होती है। और भी ये देखो प्लासेंटेशन, ये हो रही। ठीक है, इसे अलग कलर में दिखाना चाहूंगा तो प्लासेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रही प्लासेंटेशन, जो हमने अलग अलग टाइप के प्लासेंटेशन पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर। ठीक है, और जो ये पार्ट है ये कहाँ पे मौजूद है, किसके ऊपर मौजूद है, ये मौजूद है थैलेमस के ऊपर। ठीक है,
थैलेमस को हम रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर थैलेमस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हो जाए तो उसको हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। ये 11th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को दोबारा बताने से टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पेटल्स होते हैं, और जो ये नीचे वाली लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सेपल्स होते हैं। इसकी यूनिट कोरोला होती है, इसकी यूनिट कैलिक्स होती है, ठीक है भाई। समझ में आया ये चीजें? यस सर। यस सर। यस सर। डाउट हुआ आप लोगों को किसी को? क्लियर है सर, डाउट नहीं है। ओके, तो आप जा सकते हो जिसको जाना है। अगर किसी को मुझसे कुछ बात करनी है वो रुक सकता है, ठीक है। किसी को कुछ नोट करना है मैं उसको उसी फ्रेम में लेके आ जाऊंगा दोबारा। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। ओके ओके, ऊपर कर देता हूँ। देखो थोड़ा सा मतलब लिखने में हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो रही है, ये शॉर्ट आउट हो जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऊपर करूँ? नहीं सर, बस यहीं पर। सर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दीजिएगा। क्या कह रहे हो? सर व्हाइट बोर्ड ही सही रहेगा। ये भी तो व्हाइट बोर्ड है बेटा, बस लिखने की प्रैक्टिस नहीं है ना अभी। लिख 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 के प्रैक्टिस हो जाएगी सर उसमें आप दिखते भी रहते हो ना, तो मजा आता है आप लोगों को, है। कोई नहीं, कोशिश करते हैं। ये भी एक नया है, मतलब एक्सपेरिमेंट ही है हमारे लिए कि भाई ऐसे भी तो पढ़ाया जा सकता है। इसको नीचे करूं? जी सर। आपने नोट नहीं किया था क्या उस टाइम पे? जी सर, थोड़ा रह गया था। नोट कर लीजिए। सर आपने इन क्या बताया था? क्या चीज? इन। इन? अच्छा, आई एन। जी सर। यस सर। ये इंटरनोड्स है, ये नोड हो गए इसके। जो ये तो नोड हो गए, आप लोगों को पता नहीं है। ये नोड होते हैं जहाँ से लीव्स सर निकलती है, याद आ अराइज गया। होती है, और दो नोड्स ओके के सर। बीच के गैप को हम इंटरनोड्स बोलते हैं। सर हो गया मेरा, इतना ही बचा था बस, बाकी सब नोट कर चुका हूँ। ओके ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, नहीं समझ में आए